नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, जैसा कि हर बार करते हैं, आज फिर आपके लिए एक नई और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी-सी गुज़ारिश करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम गौरी है। ये साल 2015 की बात है। उस समय मैं नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और इसी दौरान मेरे जीवन में एक बहुत ही डरावना और भयानक घटना घटी। कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मेरा पैतृक गांव इलाहाबाद ज़िले के पास एक छोटा सा गांव है। मेरी सारी शिक्षा वहीं हुई। फिर मैंने इंटरमीडिएट भी वहीं से किया। उसके बाद मैंने वाराणसी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वहीं एक कैंपस प्लेसमेंट में मुझे नोएडा की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर मैंने नौकरी मिलने की बात अपने माँ बाप को बताई। वे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं उनकी एकलौती बेटी थी और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालना चाहती थी और नौकरी करके अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहती थी। ये मेरा सपना था। मैं हमेशा उनके साथ इसी बारे में बात करती थी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है, उन्होंने कहा। अब बताओ कब निकलना है? अगले महीने 5 तारीख को मुझे बुला रहे हैं, ऐसा बताया। ठीक है, उस दिन सब तैयारियां कर लेंगे। नोएडा बोली थी ना, वहाँ पास में तुम्हारा मामा है ना, उसे बता दूंगा। जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो सब तैयार होगा। ठीक है माँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब हम देख लेंगे। पापा ने तुरंत मम्मी को बुलाया और कहा, श्रीदेवी, तुम्हारे भाई को फ़ोन करके ये बता दो, नोएडा बोल रही है ना, लड़की का पता पूछ लो, उसे दे दो। वहाँ पास में रहने के लिए कोई कमरा देखने के लिए कह दो। फिर मम्मी ने मामा से बात की और कंपनी के पास एक छोटा सा कमरा देख लिया। वहाँ किराया भी ज़्यादा नहीं था, अकेले रहने के लिए काफ़ी था। और उन कुछ दिनों में मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत एंजॉय किया। जितने दिन थे मैंने उनके साथ बिताए और फिर उस तारीख को मैं नोएडा पहुँच गई। उसके बाद कंपनी जाना, ज्वाइन होना, सब कुछ हो गया। पहले 4-5 दिन सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि शहर नया था और साथ ही लोग, आदतें, सब कुछ बदलना था। कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ रहना भी आदत हो गया, लेकिन रूम में अकेले रहना थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि तब तक मैं माँ बाप के साथ रहती थी, फ्रेंड्स बहुत थे और अचानक से ऐसे अलग हो जाने से अकेलेपन का एहसास होता था। इसी बात के बारे में ऑफिस में मेरी करीबी दोस्त अंजलि से मैंने ये बात बताई। मैंने कहा, अरे मुझे रूम में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग लगता है, अगर कोई साथ होता तो अच्छा होता। तब अंजलि ने मुझसे कहा, गौरी तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने पूछा, क्या है वो? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं कंपनी से बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए आते जाते बहुत लेट हो जाता है और इतनी दूर सफ़र करना भी ठीक है, लेकिन सिटी बस में बहुत दिक्कत होती है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे रूम में आकर रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। मेरा मन खुशी से भर गया क्योंकि अगर वो आ जाती तो बहुत अच्छा होता, मुझे साथ भी लगता और एक ही ऑफिस होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। मैं मन ही मन कुछ सोच रही थी जब अंजलि ने कहा, गौरी मैं फ्री नहीं रहती, किराया तो देना ही पड़ेगा ना, मैं भी किराया दूंगी और खाना बनाना सब कुछ हम साथ कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा, मुझे भी मेरे दोस्त का साथ मिलेगा। वाह, एक समस्या हल हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैंने पहले ही ये बात कर ली होती तो अब इतनी दिक्कत नहीं होती। जब अंजलि ने कहा, तुम मुझे क्या जवाब देती हो, तुम मुझे कब बुलाओगी? मैंने कहा, क्यों आज ही शाम को आ जाओ। उसने कहा, क्या आज ही? अच्छा ठीक है, मैं देर नहीं करूँगी, मैं आज रात सामान पैक कर लूँगी। रात को नहीं लेकिन सुबह आ जाएगा क्योंकि ऑनर से बात करके किराया भी देना है। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह आ जाना। और चूँकि कल शनिवार है इसलिए ऑफिस बंद है, हम पूरे शनिवार और रविवार एंजॉय करेंगे, क्या कहती हो? उसने कहा, ठीक है, हम ऐसे बातें करते रहेंगे तो हमारा मैनेजर हमें डांटेगा। चलो अब काम करते हैं। फिर हम दोनों वापस काम में लग गए। शाम तक काम करके हम दोनों रोड पर टहलते हुए बस स्टॉप तक पहुंच गए।
फिर अंजलि बस में चढ़ गई और मैं घर की ओर चल पड़ी। ऑफिस से मेरा कमरा थोड़ा पास ही में है, लगभग 850 मीटर तक होगा। इतनी दूरी पैदल चलने के लिए काफ़ी है। मेरा कमरा सड़क पर नहीं बल्कि गली के आखिर में, अंदर एक संकरी गली में दूसरी मंजिल पर था। लेकिन मुझे यह बहुत आरामदायक लगता था क्योंकि मेरे कमरे के नीचे कोई किराएदार नहीं रहता था और ज़्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं होती थी। अकेला रहने का एहसास ज़रूर था लेकिन कोई डर नहीं था। घर जाकर मैंने खाना बनाया और उस रात अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनसे बात की। रात 10:30 पर कमरे की लाइट बंद करके मैं सो गई। बहुत अच्छी नींद आ रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया लेकिन अचानक मैं जाग गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, दिल घबरा रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली लेकिन नींद अभी भी आ रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरी छत का पंखा थोड़ा सा हिल रहा है, जैसे कोई उसमें लटक रहा हो। मैं एकदम से सीधी बैठ गई और ऊपर देखा। पंखा तो चल रहा था लेकिन मुझे लगा कि उसके नीचे कुछ हिल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे मैं दौड़कर बिस्तर के पीछे जाकर छिप गई। मैंने देखा कि हवा में कुछ काला काला सा उड़ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी मगर मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके पंखे की तरफ देखा और डरते हुए दीवार पर जाकर लाइट का स्विच ऑन कर दिया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। अचानक से मेरा दिमाग खाली हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह निकल गई हो। क्या हुआ था? ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। इस बार जब मैंने लाइट बंद की तो मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने फिर से लाइट ऑन की लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। शायद ये सब मेरी कल्पना थी। अक्सर बहुत ज़्यादा तनाव होने पर ऐसा होता है। शायद आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मैंने ये सोचकर किचन से पानी पीकर वापस बिस्तर पर लेट गई। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आधी रात को ऐसा होने पर किसी को डर नहीं लगेगा? मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने पूरा कंबल ओढ़ लिया। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपने पैरों को कंबल से ढका नहीं तो कोई आकर मुझे खींच ले जाएगा। मैंने पूरा कंबल लपेट लिया। थोड़ा सा डर कम हो गया। फिर मुझे पता नहीं कितना समय बीत गया। कल ऑफिस नहीं था इसलिए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं थी और मैं अच्छी तरह सो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खिड़की से धूप आ रही थी और मेरे चेहरे को चूम रही थी। मैं चौंक कर उठ बैठी। सुबह हो चुकी थी। तुरंत मैंने बगल में रखे मोबाइल को देखा तो देखा कि 10 बज चुके हैं। मेरे फ़ोन में पहले से ही 7-8 नोटिफिकेशंस थे। मैंने चेक किया तो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस थे। मैंने जल्दी से फ़ोन अनलॉक किया। देखा तो 5-6 मिस्ड कॉल्स भी थे। वो कॉल्स किसी और के नहीं बल्कि मेरी दोस्त अंजलि के थे। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। फिर क्या था? वो मुझे डांटने लगी। बोली, अरे आलसी, इतनी नींद कैसे आती है? कम से कम फ़ोन की रिंग बजने पर तो देख लेती। मैंने कहा, नहीं, मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। मैं रात को पहले ही आ गई थी और घर मालिक से बात भी कर ली है। किराया सब क्लियर हो गया है। मैं 30 मिनट में वहाँ रहूँगी। कम से कम तुम दरवाज़ा तो खोल देना। मैंने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं किचन गई। हमेशा की तरह मैंने मैगी बनाने का सोचा। मैंने मैगी बनाई और थोड़ी देर बाद अंजलि आ गई। मैंने उसे अंदर बुलाया और उसका सामान कमरे में रख दिया। फिर हमने मैगी खाई और कमरे को साफ़ किया। फिर हमने बातें करने लगे। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तुम जानते हो ना, सॉफ्टवेयर वाले लोग लैपटॉप, वाईफाई, नेटवर्क ये सब इस्तेमाल करते हैं। हमने भी वही किया। हमने पूरी दिन मूवीज़ देखी। शाम हो गई और हम मार्केट गए। कुछ सब्जियां खरीदी और फिर घर आकर खाना बनाया और सो गए। अंजलि के साथ तो मुझे बहुत नींद आई। आज चूंकि मेरी दोस्त मेरे साथ थी इसलिए मैं बहुत खुश होकर सो गई। हम दोनों को बहुत अच्छी नींद आई। फिर अचानक आधी रात को मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं जाग गई। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ दिख रहा हो, इसलिए मैंने धीरे धीरे कंबल को नीचे की तरफ खिसकाया और ऊपर देखा। लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पंखा चल रहा था। मैंने सोचा, अरे ये सब तो मेरी ही ओवर थिंकिंग है, और फिर से सोने की कोशिश की। तभी करीब 10 मिनट हुए होंगे कि मुझे लगा कि मेरा कंबल धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है।
मैंने उसे ऊपर खींचा लेकिन वो फिर से नीचे खिसक गया। अरे ये क्या हो रहा है, शायद अंजलि इसे खींच रही हो। मैंने ये सोचकर पूरा कंबल खींच लिया और लपेट लिया। तभी अचानक कंबल एक झटके में मेरे हाथ से छूट गया। पूरा कंबल मेरे बगल में गिर गया। मैं तुरंत डर के मारे उठ बैठी और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरे सामने एक बड़ा सा आकार खड़ा था, देखने में बहुत ही डरावना। वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे देख रहा था और गुस्से में ज़ोर से चिल्लाया। उस डरावने रूप को देखकर और उसकी चीख सुनकर मैं भी ज़ोर से चिल्ला उठी। मेरी बगल में सो रही मेरी दोस्त मेरी चीख सुनकर जाग गई। उसने मुझे नींद में चिल्लाते हुए देखा और तुरंत उठकर मेरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, अरे तुझे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो उस भूत को देखकर ऐसे ही चिल्लाती रही। मेरी दोस्त ने कहा, ऐसे मत कर, और फिर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। उसी पल मुझे होश आ गया। मैंने उठकर देखा तो मेरी दोस्त परेशान होकर मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, तुझे क्या हुआ, ये सब चीखें क्यों? मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। शायद कोई बुरा सपना आया होगा। उसने कहा, तूने तो मुझे मार ही डाला, मुझे लगा कुछ हो गया होगा। फिर उस लेट गई और बोली, पहले ही दिन इतना परेशान कर रही हो। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी। चारों ओर एक बार देखा। हमारा आदत है ना, एक बार बेड के नीचे कुछ है क्या, ये सोचकर धीरे से नीचे झुककर बेड के नीचे भी देखा। वहां कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, सब मेरा भ्रम है, कुछ ये बेकार एंग्जाइटी है, क्या है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ये सोचकर फिर से चादर ओढ़कर सो गया। ऐसे रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह उठना और हमेशा की तरह काम करना, टिफिन करना, ऐसे वो दिन भी बीत गया। कुल मिलाकर वीकेंड प्लान तो अच्छे से एंजॉय कर लिया। दूसरे दिन से यानी मंडे से ऑफिस गए। 2-3 दिन तक ऑफिस में हम दोनों की एक ही शिफ्ट थी, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, हमारे मैनेजर ने हम दोनों की अलग अलग शिफ्ट लगा दी। एक सुबह ड्यूटी करता था तो दूसरा रात में। उस दिन मेरी सुबह की ड्यूटी थी और मेरे दोस्त की रात की। मैं सुबह ही ऑफिस चला गया, सारा काम निपटाकर शाम तक घर पहुंच गया, फिर फ्रेश होकर बैठ गया। मैं और मेरा दोस्त थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर उसकी ड्यूटी का टाइम हो गया तो वो बोला, चलो मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना, और चला गया। सुबह से काम करके थक गया था तो मैंने लैपटॉप में एक मूवी लगा ली और देखने लगा। तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। उसने कुछ बात बताई। मैंने कहा, ठीक है माँ, ये सब अभी क्यों, बाद में देखेंगे। आपको समझ तो आ ही गया होगा, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही थी और उसी के बारे में बात कर रही थी। तभी मेरे पापा ने फ़ोन ले लिया। वो बोले, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, एक बार तू छुट्टी लेकर यहाँ आ जा, एक ही दिन में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे, फिर तू अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेना। मैंने कहा, क्या पापा आप भी? मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये शादी वादी कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत करो, मुझे 6 महीने का टाइम दो। वो बोले, ठीक है बेटा, तेरी मर्ज़ी, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया। फिर मैंने मूवी देखना बंद कर दिया, खाना खाया और सीधा बेड पर लेट गया। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, कंबल ओढ़ा और सो गया। यही तो अपनी रूटीन लाइफ है। और ऐसे ही सोता रहा। ठीक 2 घंटे बाद बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, वो भी बहुत ज़ोर से। मुझे उस आवाज़ से नींद खुल गई। मैं तुरंत उठकर देखा तो बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। अरे इस टाइम कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? ये सोचकर मैं कमरे से हॉल में गया और मेन डोर के पास पहुंचा तो देखा बाहर मेरी दोस्त अंजलि खड़ी थी। वो बोल रही थी, ओए दरवाज़ा खोल। अरे ये क्या, ये इतनी जल्दी आ गई? मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। अंजलि बाहर खड़ी थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, ऐसी हालत कैसे हो गई? वो बोली, कुछ नहीं, अचानक बहुत बुखार आ गया, ऑफिस में चक्कर आकर गिर भी गई थी। ठीक है, अंदर आ, कहकर मैं उसे अंदर ले गया और कुर्सी पर बैठाया। फिर लाइट चालू की, दरवाज़ा बंद किया और उसे पानी दिया। ये लो पियो। कोई दवाई ली? हाँ ले ली है। अच्छा सोएगी? हाँ अब और हिम्मत नहीं है, सो जाती हूँ, चलो कमरे में चलते हैं, वो बोली। मैं तुरंत उसे लेकर बेड पर लिटाया।
फिर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मैं भी उसके बगल में सो गया। तब रात के लगभग 11 बजे से 11:30 होंगे। हम सो ही रहे थे कि आधी रात में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे वो कराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी और मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होने लगा। फिर वो कराहना और बढ़ा और रोने में बदल गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे से रो रहा है। फिर मुझे समझ आया मेरी दोस्त अंजलि रो रही है। मैंने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओए क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? तभी अंजलि ने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया और फिर रोने लगी। अंजलि पता ना क्यों रो रही है, कुछ जवाब तो दे। वो मेरा हाथ और जोर से पकड़ने लगी। मुझे बहुत दर्द होने लगा तो मैंने कहा, ओए हाथ छोड़ दे, दर्द हो रहा है, और बता क्यों रो रही है, एक बार देख तो। इतना कहकर मैंने अंजलि का चेहरा पकड़कर उधर से मेरी तरफ घुमाया और बस एकदम से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे मैं बहुत ज़ोर से चीखा क्योंकि वहाँ कोई और औरत थी, दिखने में बहुत भयानक, गेहुआ रंग का चेहरा, लंबे काले बाल, बहुत डरावनी लग रही थी वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरा हाथ अपने हाथ से कसकर पकड़कर मुझे और करीब खींच लिया। मेरी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी वो। उसके ऐसे रोने से मेरी जान ही निकल गई। मैं उसे देखकर डर के मारे ज़ोर से चीख रहा था। आपको समझ आ ही गया होगा, वहाँ मेरी दोस्त नहीं, एक भूतनी थी। मैं उसके हाथ से छूटा और तुरंत वहाँ से भागकर हॉल में आ गया। मैंने वहाँ की लाइट्स चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं लाइट चालू करने वाला था मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ दिखी आकृति ने अब यहाँ फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि वो मुझे कुछ कर देगा। वो भूतनी रोते हुए मेरे पास आ रही थी तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, नहीं मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास मत आओ। मैंने पहले ही बताया था कि मेरा कमरा गली के आखिर में है, इसलिए मैं जितना भी चिल्लाऊं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं पूरे घर में भागते हुए चिल्ला रहा था और वो भूतनी मेरा पीछा कर रही थी। वो रोते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपने पास आने के लिए बुला रही थी। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे तो मैंने मेन डोर खोलकर बाहर जाने की कोशिश की। बस वो भूतनी अचानक मेरे पास आ गई और मेरे बाल पकड़कर पीछे खींचने लगी। मैं डर के मारे चिल्ला रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ रहा तो मर जाऊँगा। इसीलिए मैंने किसी तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर से बाहर भाग गया। वो सीढ़ियों तक मेरा पीछा करती रही। उसके बाद मैं अपने घर से बाहर सड़क पर आ गया। तब तक सीढ़ियों पर दिखी वो भयानक आकृति अचानक एक परछाई बनकर गायब हो गई। उस समय वहाँ के डर से मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। तभी मेरी चीखें थोड़ी दूर पर रहने वाले एक अंकल को सुनाई दी। वो उस समय किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। तभी मेरी चीखें उन्हें सुनाई दी और वो वहाँ से तेज़ी से चलते हुए मेरे पास आ गए। आकर देखा तो मैं डर के मारे कांप रहा था और सड़क पर बैठा हुआ था। मैं पूरी तरह से होश खो बैठा था। वो तुरंत मेरे पास आए और मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रोते हुए पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। अंकल ने मुझे कितना भी बुलाया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो तुरंत मुझे वहाँ छोड़कर अपने घर भाग गए। उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को भी जगा दिया। वो सब मेरे पास आए और देखा तो मैं बहुत ही भयानक तरीके से व्यवहार कर रहा था। मैं सड़क पर बैठकर चीख रहा था, घर की तरफ देख रहा था, रो रहा था और किसी की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसे में वो लोग जैसे तैसे मुझे धीरे धीरे उनके घर तक ले गए। उसके बाद 30 मिनट तक मैं ऐसे ही चीखता रहा। वो लोग बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। फिर उनकी बेटी और अंकल की वाइफ मुझे ले जाकर उनके कमरे में सुला दिया। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक सोया रहा और वो अंकल तभी मेरे बारे में जानने लगे। उन्हें पता चला कि हम उसी कमरे में रहते हैं और कुल 2 लोग हैं। फिर सुबह मेरी दोस्त के आने तक का इंतज़ार किया और अंजलि के आने के बाद उसे सब कुछ बताया और वो अंकल मुझे मेरे कमरे में ले गए। तब तक लगभग सुबह के 8-9 बज रहे थे।
तभी मेरी दोस्त ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ तुझे, तू ऐसी क्यों हो गई है? मैं उसे ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरी आवाज़ अब बहुत धीमी हो गई थी। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। मेरी बातें भी सामने वाले को समझ नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही बैठी रो रही थी। तभी मेरी दोस्त ने मेरा मोबाइल मांगा। मैंने कहा कि कमरे में ही है। फिर तुरंत अंजलि मेरे कमरे में गई और मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर आई। उसने उसका लॉक खोला और तुरंत मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। वो भी घबरा गए। फिर मेरी मम्मी के भाई को बताने पर तुरंत मेरे मामा हम जहाँ थे वहाँ आ गए। फिर मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए। घर पर थोड़ी देर रख कर मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हुई। मैं ऐसे ही रो रही थी। लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ाना, पागलों की तरह व्यवहार करना। कुछ नहीं खाना पीना देखकर वो लोग डर गए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। तब भी मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं जैसी थी वैसी ही थी, कोई बदलाव नहीं था। तब तक मेरे मम्मी पापा भी अकेले निकल चुके थे। वो भी हॉस्पिटल आए और डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रही है। डर के मारे किसी सदमे में चली गई है। तभी मेरी दोस्त भी वहाँ पहुँच गई, तो उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, ये ऐसे क्यों हो गई है? तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता अंकल, लेकिन ये 2 दिन से डरी हुई थी। रात में घर से भागकर सड़क पर आ गई और रो रही थी। घर को देखकर डर रही थी और जो कुछ भी हुआ था उसने उसे जितना पता था सब बता दिया। वो बातें सुनकर मेरे मामा को कुछ शक हुआ और उन्होंने कहा, ये ऐसे ठीक होने वाला मामला नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा। फिर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मेरे मम्मी पापा मेरे पास ही बैठे थे। मेरी माँ तो मेरी हालत देखकर बहुत रोई और मेरी दोस्त सामने मेरे मामा के पास बैठी थी। मेरे मामा हॉस्पिटल से निकलकर लगभग 1 घंटे का सफ़र करके किसी कोने में बने एक जगह पर ले गए। देखा तो वो एक दरगाह जैसी लग रही थी। वो शहर से भी बहुत दूर थी। वहाँ ले जाने के बाद मेरा व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अभी तक तो मैं उनके साथ कम से कम चलकर आ रही थी। जैसे ही उस दरगाह पर पहुँचे, मैं सबके हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी और कहने लगी कि मैं भाग जाऊंगी। मेरे मामा का शक सच हो गया था। उन्होंने सोचा कि इसे कोई भूत लग गया है। वो अंदर गए और अपने जानने वाले एक आदमी को लेकर आए। जैसे ही वो आया, मैं पूरी तरह डर गई और अपने मम्मी पापा के पीछे छुपने लगी। वो बोला, चुपचाप अंदर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तो मैं उसे गालियाँ देने लगी। तभी उस आदमी ने मेरे बाल पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर खींच लिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो भूत पूरी तरह से मुझ पर हावी हो गया था। फिर वो लोग मुझे अंदर ले गए और वहाँ के बाबा से बात करके कुछ रस्में पूरी की। वो सब करने के बाद उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज़ पहनाया और कहा कि हम जिस कमरे में रह रहे हैं उसे खाली करके चले जाओ। फिर वहाँ के लोग मेरे मामा को साइड में ले जाकर कुछ बातें की। क्या बातें हुई ये हमें नहीं पता। मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं पूछा। फिर तुरंत वहाँ से निकलकर वो लोग हमें लेकर सीधे अपने घर चले गए। मुझे वहीं छोड़ दिया और मेरी दोस्त को अपने साथ आने को कहा। मेरी दोस्त अंजलि मेरे मामा के साथ गई। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग जिस कमरे में रह रही हो वहाँ कोई भयानक आत्मा है। वो आत्मा लड़की पर हावी हो गई है। अगर और वहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है। तुरंत वो कमरा खाली करना होगा। ये सुनकर मेरी दोस्त बहुत डर गई। फिर वो कमरे में गई और वहाँ का सारा सामान लेकर मेरे मामा के घर रख दिया। फिर उन्होंने मेरे दोस्त के रहने के लिए ऑफिस के पास एक और कमरा देखा, लेकिन उन्हें मुझे वहाँ रखना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो मुझे गांव ले गए, क्योंकि तब तक मैं बहुत बीमार हो चुकी थी। वो ताबीज़ मेरे शरीर पर होने के बावजूद भी कुछ दिन तक मेरा व्यवहार अजीब ही रहा, लेकिन दिन बीतने के साथ मैं फिर से सामान्य हो गई। लेकिन तब तक मेरे बाइयों कान में थोड़ा दर्द होता था, कुछ सुनाई नहीं देता था। क्या हुआ ये सोचकर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरा बाइयों कान अब पूरी तरह से नहीं सुनेगा। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा होने का कारण क्या है,
ठीक से नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज़ें सुन ले जो नहीं सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ में, तो ऐसे कान खराब हो जाते हैं। मतलब उस रात उस भूतनी के चीखने की वजह से मैंने अपने बाएं कान की सुनने की शक्ति खो दी थी। मुझे लगा कि अगर मैं और वहाँ रहती तो शायद अपनी जान भी खो देती। अभी भी मेरा कान ठीक से नहीं सुनता, तो मैं मशीन लगाकर सुनती हूँ। जो भी हो, ये मेरी ज़िंदगी की एक भयानक घटना थी दोस्तों। सुना आपने? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और भी रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए अभी हमारे स्टोरी बोर्ड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के भयानक अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा।